सपोज यू हैव ब्रॉट अ बेयर एट, हु नीड टू बाय द बेयर एट? उसको मैं एग्जांपल में ले लूं. ओके, यू गुड नेम बच्चा अगेन. सुनिधि, suppose in break you have gone for buying the bear act and you are not carrying any money, कैश रखना आप भूल गए, और सपोज योर ऑनलाइन पेमेंट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग एंड यू सेड टू द शॉपकीपर कि भैया देखो ये कार्ड, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दृष्टि और आपको पता है मैं आऊंगी ही आऊंगी, तो कल दे दूंगी पैसा. शॉपकीपर से डोके मैम पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू टेक इट, पे मी आफ्टरवर्ड्स. बट सुनिधि ने एक हफ्ता नहीं पे किया, एक महीना नहीं पे किया, और सब्जेक्ट भी ओवर हो गया, टेस्ट भी इसके ओवर हो गया, एंड शी हैज़ नॉट पेड दैट. So whether that shopkeeper has the right to recover dues from you or not? Yes. So this right to recover dues is the actionable claim. लिक्विडेटेड सम को रिकवर करना. लिक्विडेटेड सम मतलब फिक्स सम को. बेरेट का एक प्राइस होगा 70 रुपीज, 50 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन. तो सपोज दैट मनी इफ यू आर नॉट पेइंग, उसी को रिकवर करने को हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम. किसी भी वर्ड को पहले जनरल मीनिंग से समझेंगे, फिर हम उसकी लीगल मीनिंग समझेंगे इफ दैट इज गिवन इन द स्टैट्यूट. तो एक्शनेबल क्लेम मीन्स राइट टू रिकवर ड्यूज. And more specific, it is right to recover liquidated dues. You must have heard the word liquidated and unliquidated, specifically remedy के respect में. Liquidated मतलब अमाउंट फिक्स्ड है, अनलिक्विडेटेड मतलब अमाउंट फिक्स नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस. यस यस, मतलब जिसकी भी अमाउंट, सपोज वी ऑल आर लिविंग ऑन रेंट, सपोज रेंट नहीं दिया, एरियर्स रिकवर करने की राइट है, तो एरियर्स ऑफ रेंट इज एक्शनेबल क्लेम. ये आपसे पूछते हैं टीपीए में, व्हाट अबाउट एरियर्स ऑफ रेंट. मैंने बोला था ना कि रेंट कलेक्ट करना फ्रॉम अ इमोल प्रॉपर्टी इज इमोल प्रॉपर्टी, लेकिन रेंट किस महीने का ड्यू है, दैट विल चेंज द नेचर ऑफ द रेंट. सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को वी ऑल नो इट इज द इमोल प्रॉपर्टी. राइट टू कलेक्ट रेंट from such immoral property, that is from such building, क्या वो भी immoral property होगा? Yes or no? Yes, it will be. रेंट प्रेजेंट मंथ का हो सकता है, फ्यूचर का रेंट हो सकता है, पास्ट रेंट हो सकता है, एरियर्स ऑफ रेंट, और कौन से महीने का रेंट है वो उसका नेचर चेंज करेगा. लेट मी टेल यू हाउ. इफ सपोज प्रेजेंट रेंट रिकवर करना है, या लैंडलॉर्ड बाहर जा रहा है, वो कह रहा है मुझे नेक्स्ट मंथ का भी रेंट चाहिए, फ्यूचर रेंट. या हो सकता है रेंट पास्ट मंथ का नहीं पे किया, घर से पैसे नहीं आए, देयर इज सम इशू, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, एंड एरियर्स ऑफ रेंट इज देयर. पास्ट रेंट मीन्स एरियर्स ऑफ रेंट. हाँ, जैसे कभी कभी नहीं होता, जैसे माई लैंडलॉर्ड ऑफ फ्यूचर रेंट मतलब कि फॉर नेक्स्ट मंथ यू आर पेइंग फॉर द नेक्स्ट. जैसे माई लैंडलॉर्ड, ही इज अ एक्स डीजीपी, ही नेवर टेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब वो ऑनलाइन कभी नहीं लेते. और आई एम नॉट हेयर, वेन एवर आई एम इन प्रयागराज सेंटर, तो यहाँ पर मैं होती नहीं हूँ, तो इट इज़ टू टफ फॉर हिम बिकॉज ही टेक कैश मनी. तो नॉर्मली व्हाट आई डू, व्हाट ही डज, कि वो बोल देते हैं मैम आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने महीने के लिए जाना होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि मैं 6 महीने के लिए जा रही हूँ, 3 महीने के लिए, आई यूज टू पे इन एडवांस एंड आई यूज टू गो. फ्यूचर रेंट ही इज कलेक्टिंग because online he will not take and I have nobody here, so there is no way ki I should be asking somebody to pay him, or he used to take only cash money, that is possible, है ना.
तो अगर प्रेजेंट रेंट है या फ्यूचर रेंट है, दैट विल बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी. But if there is rent due of the past month, that is the arrears of rent, what is the nature of past rent or arrears of rent? It is actionable claim. Actionable claim हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? Movable property. एक ही प्रॉपर्टी का नेचर बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही एसी शॉपकीपर के पास है, इट इज lying in a carton, that will be movable property, but that is permanently installed here. इसी प्रॉपर्टी का नेचर बदल गया and it has turned into immobile property. Similarly, रेंट किस महीने का है, that का नेचर will be changing accordingly. Present rent या future rent, it is a immobile property, whereas past rent और areas of rent जिसे हम बोलते हैं, that is the actionable claim. और actionable claim हमने अभी देखा है, it is what? Movable property but not goods. एक्शनेबल क्लेम का जनरल मीनिंग तो हमें समझ में आ गया कि इट इज राइट टू रिकवर ड्यूज, स्पेसिफिकली लिक्विडेटेड ड्यूज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम as per the interpretation clause, that is section 3 of the TPA. Because SOGA is not exhaustive, we need to refer some other laws. TPA is one of the law. Yesterday की class में we have seen कि TPA is to be referred. तो one of you please Google out section 3 of TPA interpretation clause and specifically the term actionable claim, because we are going to see actionable claim in legal sense as it is defined there under the TPA. Got it? जिसने भी Google कर लिया, one can read that. नहीं नहीं, it is there. इमुल प्रॉपर, आप नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, you'll be getting. हाँ, yes yes, you read. But only this much, धीरे धीरे. Whenever you are reading Barrett, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ही हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और उससे हम इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे. तो लेट मी टेल यू एक्शनेबल क्लेम है क्या, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम को हमने एक्सक्लूड किया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्शनेबल क्लेम है क्या. एक्शनेबल क्लेम वर्ड हैज बीन यूज. इसका मतलब इट इज अ क्लेम. क्लेम टू व्हाट? क्लेम टू डेट. लेकिन इस डेट में तीन चीजें हटाई गई हैं. दे हैव एक्सक्लूडेड थ्री थिंग. अदर देन, इट मींस माइनस इज देयर. व्हाट थ्री थिंग्स दे हैव एक्सक्लूडेड? इट इज pledge of movable property, mortgage of immovable property, along with pledge of movable property and mortgage of immovable property, they have excluded hypothecation. ये देख लेते हैं कि why they have excluded these three things specifically. We know कि debt is of two kind. दो तरीके के debt होते हैं. एक होता है secured debt, एक होता है unsecured debt. Secured debt means we have kept something as a security while taking that loan. You listen, I'll make you to write. Whatever I'll teach, I'll give time for you to write, है ना. तो let me tell you कि यहाँ पे ये तीनों चीजों को हमने exclude क्यों किया है.
debt can be categorized into two. One is secured debt, another is unsecured debt. Secured debt का मतलब होता है we have kept something as a security while taking that loan. Unsecured debt means we have kept nothing as a security for taking loan. और हमने क्या चीज सिक्योरिटी में रखी है, that will tell the name of that transaction. If you have kept some movable property as security, उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं प्लेज. फॉर एग्जाम्पल इफ अगेन यू नेम मृदुल, इफ सपोज मृदुल की मम्मी ने अपनी ज्वेलरी, बस एग्जाम्पल है, अपनी ज्वेलरी को सिक्योरिटी में रखा है लोन लेने के लिए, दैट विल बी द केस ऑफ प्लेज. इफ बच्चे योर नेम, हाँ अरशद, इफ सपोज अरशद के पापा ने अपनी लैंड को सिक्योरिटी में रखा है फॉर टेकिंग लोन, दैट विल बी द ट्रांजेक्शन ऑफ मॉर्गेज. इफ अ ह्यूमन बीइंग, सपोज अमरदीप हैज गॉन, अमरदीप ना, Karandeep, okay, Karandeep has, okay, Karamveer has gone to SBI bank for taking education loan, and SBI ने बोला है एक श्योरिटी लेकर आओ, and he has taken Pavarsan as a surety, a human being as a guarantor, then that is the case of contract of guarantee. तो हम क्या चीज सिक्योरिटी में रखते हैं, that will tell the transaction. मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रख के लोन लिया है, प्लेज होगा. इमोल प्रॉपर्टी को रख के सिक्योरिटी में लोन लिया है, मॉर्गेज होगा. और ह्यूमन बीइंग को रख के सिक्योरिटी में लोन लिया है, इट इज द केस ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो यहाँ पर ये सारे सिक्योर डेट है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड हाइपोथिकेशन. आप कभी कभी स्पेशली यूपी की बसों में यू फाइंड दिस वर्ड हाइपोथिकेशन रिटन या अनुबंधित. किसी किसी ऑटो में ऐसा लिखा होता है. कभी कभी क्या होता है, पर्सन हैव टेकन लोन फ्रॉम अ पर्सन, लोन चुका नहीं पाता तो वो क्या करता है, उसको कुछ सर्विस देने के लिए बोल देता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज अ ड्राइवर इज देयर, ही हैज टेकन लोन फ्रॉम हिज मास्टर. तो मास्टर क्या करेगा कि बोलेगा कि ठीक है मैं एक ऑटो निकलवा लेता हूँ, उस ऑटो में तुम चलाओगे, जितने पैसे आएंगे वो तुम मुझे लोन रीपे करने में दोगे. तो वो ऑटो है किसका, ओनर का. दिया किस लिए गया है, ओनली फॉर ड्राइविंग एंड पेइंग द लोन. इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन. जैसे बसेस क्या होती हैं, सपोज बस इज देयर फॉर यूपीएसआरटीसी, तो वो तो यूपी रोडवेज की हो गई. कुछ में क्या होता है, लिखा होता है यूपीएसआरटीसी से अनुबंधित, यानी हाइपोथिकेशन बाय यूपीएसआरटीसी, यानी वो बस ने कुछ लोन होगा यूपी गवर्नमेंट का, जिससे कि वो राइड लगा लगा कर पेमेंट करेगी. तो सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन. तो यहाँ पे समथिंग इज केप्ट एज सिक्योरिटी, इसलिए हमने इसको हटाया है. तो ये मतलब समझ में आया, एक्शनेबल क्लेम इज अनसेक्योर्ड डेट.